हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम, सेंटर स्टेट रिलेशन, इंटर स्टेट रिलेशन एंड नेशनल इमरजेंसी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इसमें से जैसे अगर 15 क्वेश्चन पॉलिटी के आ रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ इसी वीडियो से आपके फंसेंगे। ठीक है, और जो भी टेस्ट्स में या फिर पीवाईक्यू में जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो लगभग सारे मैंने इसमें वीडियो में इंक्लूड करे हैं, तो कृपया आप ध्यान से देखें। तो पीडीएफ आप फ्रीडम यूपीएससी चैनल ज्वाइन करें, ठीक है, उसमें मैं डाल दूंगा फ्रीडम यूपीएससी चैनल। तो शुरू करते हैं। ये टेलीग्राम पे है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम, तो ये मैंने एक ही उसमें लिया है पार्ट में, तो एक एक करके देखते हैं। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम देयर इज अ फ्यूजन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर। ये तो सिंपल ही है, पार्लियामेंट्री सिस्टम की मेन ये है, और कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी भी इसमें एक आता है। ठीक है, where executive is responsible to legislature for its policies at both at center and in states। तो ये फीचर है पार्लियामेंट्री सिस्टम का। तो इसमें क्वेश्चन यूजुअली प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम में बन जाता है। प्री में इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, मेंस में तो पूछ लिया जाता है ये। फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए। कौन कौन से आर्टिकल हैं? 74, 75 स्टेट्स में, 163, 164। बस पढ़ के आगे निकल जाओ। और जो फेडरल फीचर है, ये कौन सी उसमें बेसिक स्ट्रक्चर बोला गया है? एसआर बोमई की इसमें। ठीक है, देन रीजन फॉर अडॉप्टिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम, इस पे रीजन पूछ लिया जाता है प्री में भी। तो एक तो फैमिलियरिटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दी गई है, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी पे ज़्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में रेस्पॉन्सिबिलिटी पे नहीं, मतलब स्टेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस किया गया है। फिर कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना, जैसे यूएसए में क्या है कि प्रेसिडेंट और लेजिस्लेचर का काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, तो इंडिया में उसको अवॉइड किया गया है। फिर नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी इज हेट्रोजिनस। ठीक है, लिंग्विस्टिक हेट्रोजिनिटी है, रिलीजियस हेट्रोजिनिटी है, एथनिक डाइवर्सिटी है, तो इसलिए भी रिप्रेजेंटेशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा ली गई है, वाइडर रिप्रेजेंटेशन देता है। विद द टर्म फेडरलिज्म कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, नो वेयर इज यूज्ड। ठीक है, अब इंडियन फेडरेशन वही पूछ लेता है कि कौन से मॉडल पे डिपेंडेंट है, तो कैनेडियन मॉडल पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अमेरिकन मॉडल है, कैनेडियन मॉडल है, तो कैनेडियन मॉडल को रिजेंबल करता है। क्यों रिजेंबल करता है? क्योंकि कैनेडियन मॉडल इज होल्डिंग टुगेदर टाइप। इंडियन मॉडल और जो यूएसए का मॉडल क्या है? कमिंग टुगेदर, मतलब स्टेट कम टुगेदर टू फॉर्म ए यूनियन। तो ये है यूएसए का मॉडल। इंडिया का मॉडल है कि हमारी पहले यूनियन है और स्टेट को होल्ड कर रही है ये यूनियन। ठीक है, मतलब स्टेट आर डिस्ट्रक्टिबल, ठीक है, यूनियन इज इंडिस्ट्रक्टिबल। तो इसमें कुछ फीचर्स हैं, जैसे इन इट्स फॉर्मेशन वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन है। ठीक है, फिर यूनियन है, यूनियन टर्म ली गई है कि यूनियन ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडिया कहीं भी यूज नहीं किया गया है। और सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है। ठीक है, मोर पावर इन सेंटर विजाविज स्टेट्स। अब ये जो मॉडल है कि यूनिटरी बायस है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, हाँ ये यूनिटरी बायस है एंड इट इज नॉट अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, बी आर अम्बेडकर ने भी यूनियन ऑफ स्टेट्स ही बोला था, और उन्होंने बोला था दो चीजें हैं इसमें, कि जब हम फेडरेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में बात करते हैं इन कंपैरिजन टू यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो हमारी यूनियन ऑफ स्टेट्स को माना जाएगा। तो क्यों माना जाएगा? कि इंडियन फेडरेशन इज नॉट ए रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स लाइक अमेरिकन फेडरेशन, नॉट ए रिजल्ट। फिर स्टेट्स हैव नो राइट टू सिसीड, मतलब स्टेट्स को अलग होने का राइट नहीं है। ठीक है, तो यूनियन इज इंडिस्ट्रक्टिबल। अब कई बार ये आ जाता है कि कौन कौन सी कंट्री में हमारा यूनिटरी मॉडल है, कौन कौन सी कंट्री में हमारा फेडरल मॉडल है। तो एक बेसिक आइडिया आपके पास होना चाहिए। जैसे ब्रिटेन में सिंगल सिटीजनशिप है, तो यूनिटरी मॉडल है। ठीक है, फ्रांस में भी यूनिटरी मॉडल है, जापान में यूनिटरी मॉडल है। तो देखो छोटी कंट्री जो है और जो कम्युनिस्ट टाइप की कंट्रीज हैं, उसमें यूनिटरी मॉडल आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, जैसे इटली, बेल्जियम, ठीक है, नॉर्वे, स्पेन। तो यूरोपियन कंट्रीज हैं, चाइना हमारे जैसे यूनिटरी मॉडल है। फेडरल मॉडल किस किस में? यूएस में फेडरल मॉडल है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया बड़ा कंट्री है, कनाडा बड़ा कंट्री है, रशिया बड़ा कंट्री है, ब्राजील है। ठीक है, फिर अर्जेंटीना है, स्विट्जरलैंड इसमें एक्सेप्शन है। ठीक है, इसका अलग मॉडल है, आप कभी देखना। ये फेडरल मॉडल है, तो इंडिया भी अभी फेडरल मॉडल आएगा, लेकिन यूनिटरी बाइस के साथ आएगा। फिर एक ये आ जाता है कि सीक्रेसी ऑफ ऑफिस।
क्या ये एसेंशियल टर्म है, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की? तो हाँ, आप ये देखो, इट इज अ डिस्टिंग्विश्ड फीचर। तो सीक्रेसी ऑफ ऑफिस की इसकी ओथ लेते हैं मिनिस्टर्स, ठीक है। तो ओथ कौन दिलाता है? प्राइम मिनिस्टर आ जाता है कई बार, तो प्राइम मिनिस्टर नहीं दिलाता है, स्पीकर भी नहीं दिलाता है। जो सीक्रेसी है ना, ओथ ऑफ सीक्रेसी, वो दिलाता है प्रेसिडेंट मिनिस्टर्स को, ठीक है। तो ये देखना है आपको, यहाँ पे लोग फंस जाते हैं, सीक्रेसी लोग सोचता है नहीं ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी है, बट इट इज द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी वेयर वोटर। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो होती है ना हमारी, ये टू टाइप की होती है, कि आपको बोल देगा कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज एक्सक्लूसिव टू पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इट इज नॉट एक्सक्लूसिव। अब एक्सक्लूसिव क्यों नहीं है? क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी तो एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। तो इसके दो टाइप होते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म होता है, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म होता है। तो ये आपको देखना है, ठीक है। तो अगर एक्सक्लूसिव आएगा तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, फुल प्रेसिडेंशियल सिस्टम के कौन कौन से एग्जांपल हो जाएंगे हमारे? यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पेरू, ठीक है। तो ये हमारे फुल प्रेसिडेंशियल सिस्टम इसमें है। और एक होता है हमारा सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। सेमी प्रेसिडेंशियल में मतलब प्रेसिडेंट भी है और प्राइम मिनिस्टर भी है, इन दोनों की कुछ कुछ पावर्स डिवाइडेड है, ठीक है। जैसे कि फ्रांस हो गया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इजिप्ट। तो इनमें प्रेसिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, और दोनों की पावर्स डिवाइडेड है, मतलब दोनों कुछ ना कुछ अथॉरिटी रखते हैं। वेयर प्रेसिडेंट हैज जेन्युइन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, मतलब नॉमिनल हेड नहीं है प्रेसिडेंट। इंडिया में क्या है? प्रेसिडेंट इज अ नॉमिनल हेड, रियल हेड हमारा प्राइम मिनिस्टर ही है। अब ब्रिटेन और इंडिया में डिफरेंस आ जाता है। ब्रिटेन में क्या होता है, जो उनका हाउस ऑफ, जो लोअर हाउस होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, तो उसके जो मेंबर होते हैं वही प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नहीं बन सकते। लेकिन इंडिया में क्या है, दोनों हाउस के मेंबर प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, राज्यसभा का मेंबर भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। और ये देखा गया है कि इन इंडिया मिनिस्टर्स डज नॉट हैव लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ये आ जाता है इंडिया मिनिस्टर्स हैव लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ब्रिटेन डज नॉट हैव, तो ये गलत है। इंडिया में लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मिनिस्टर्स की, ठीक है। ब्रिटेन में है लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों होती है ब्रिटेन में? बिकॉज किंग कैन डू नो रॉन्ग। तो अगर तो जो भी गलती होगी ना वो मिनिस्टर्स के थ्रू ही होगी। लेकिन इंडिया में क्या है कि सारी प्रेसिडेंट पे डाल देते हैं, तो मिनिस्टर्स डज नॉट नीड टू काउंटर साइन, मतलब कोई भी एक्ट होगा ना तो उसे प्रेसिडेंट साइन करेगा, उसे मिनिस्टर काउंटर साइन नहीं करेंगे इंडिया में। और प्रेसिडेंट जो है वो ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए लायबल नहीं है बेसिकली। अब सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट पे आ जाता है। अगर ये क्वेश्चन आ गया कि इन इंडिया पार्लियामेंट इज सोवरेन, तो ये गलत है। इन इंडिया पार्लियामेंट इज नॉट सोवरेन। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट ब्रिटेन पे लागू है, इन ब्रिटेन पार्लियामेंट इज सोवरेन, ठीक है। तो यह बात ध्यान में रखनी है, पार्लियामेंट हमारा सोवरेन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है। अब ये बात आ जाती है कि ये पहले भी हमने देखा है कि क्या रिटर्न नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फेडरलिज्म के लिए जरूरी है, मैंडेटरी है? यस, इट इज मैंडेटरी। तो आप यहाँ पे गलती कर देते हो, अगर स्टेटमेंट आ गई कि रिटर्न नेचर इज नेसेसरी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग फेडरल, तो यस इट इज नेसेसरी। फिर यूनिटरी फीचर कौन कौन से हैं और जो हमारे फेडरल फीचर कौन कौन से हैं, इसमें डिफरेंस आता है। तो फेडरल फीचर तो आपको मोस्टली पता है, तो यूनिटरी फीचर आप देख लो, ठीक है। इसमें कुछ कुछ ऐसे हैं जैसे इंटीग्रेटेड जुडिशरी। अब जुडिशरी में एक फेडरल फीचर भी आता है। अगर आप इंडिपेंडेंट जुडिशरी लगाएंगे, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये हमारा फेडरल फीचर है, तो यहाँ पे लोग फंस जाते हैं, इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट में सिस्टम समझ नहीं पाते, ठीक है। फेडरल में क्या होता है, इक्वल पावर्स होती हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंटर यूनिटरी फीचर में। इंडिस्ट्रिकल और डिस्ट्रक्टिबल यूनियन होती है, इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स होती है इसमें फेडरल में, ठीक है। प्योर फेडरल में जो यूएस वाला फेडरल है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन या डबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, या फ्लेक्सिबल है, यहाँ पे रिजिड होता है फेडरल में, ठीक है। तो इंडिया में भी जो रिजिड फीचर्स हैं, इसीलिए सेमी फेडरल है, मतलब क्वासी फेडरल नेचर है, रिजिड फीचर्स हैं इंडिया में भी। नो इक्वलिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन है, कि जैसे राज्यसभा में क्या है, एक स्टेट ज्यादा सीट दे रही है, एक स्टेट कम सीट दे रही है, लेकिन यूएस में 2 सीट्स पर स्टेट्स आती है, चाहे स्टेट छोटी हो चाहे बड़ी हो, डजेंट मैटर, ठीक है। तो ये देखना, ऑल इंडिया सर्विस हो गया, इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी, तो जहां भी इंटीग्रेटेड आ जाता है वहां
हमारा यूनिटरी फीचर है, जहां भी इंडिपेंडेंट आ जाता है वहां हमारा फ्लेक्स ये फेडरल फीचर है। ये देखना है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी वीट ओवर स्टेट बिल्स। अब ये देखा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है हमारा, जब हम स्टेट की बाउंड्रीज को आगे पीछे करते हैं, जैसे तेलंगाना बना दिया, कुछ भी है, तो आर्टिकल 2 और 3 से होता है। आर्टिकल 2 में क्या नई स्टेट्स आ रही हैं, और आर्टिकल 3 में प्रेजेंट स्टेट्स को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 368 अप्लाई नहीं होगा, मतलब इट विल नॉट बी डीम्ड एज ए अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सिंपल मेजोरिटी से कर सकता है। तो इससे क्या देखा गया, ये इससे देखा गया कि ये यूनिटरी फीचर है बेसिकली, सिंपल मेजोरिटी से हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर स्टेट लिस्ट पे हमें कानून बनाने हैं, तो ये देख लेंगे हम सेंट्रल स्टेट रिलेशन में। स्टेट लिस्ट में कानून बनाते हैं तो राज्यसभा कैन पास रिजोल्यूशन कि स्टेट लिस्ट में आप कानून बना सकते हो। वो रिजोल्यूशन लेकिन 2/3 थर्ड मेजोरिटी से होगा, ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग से। अब आते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे। सेंट्रल स्टेट रिलेशन 3 तरीके के होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। लेजिस्लेटिव में मतलब कि कौन कौन से उसमें कानून आप बना सकते हो, मतलब लिस्ट, बेसिकली कौन सी लिस्ट है, तो लिस्ट पे भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर दूसरा है लेजिस्लेटिव में कि अगर कानून अपनी अपनी लिस्ट में बना लो, लेकिन सेंटर के पास कुछ पावर्स हैं जिसमें स्टेट लिस्ट में भी कानून बना सकता है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि अगर राज्यसभा ने कर दिया, तो 2 और केस होते हैं, जैसे 2 और स्टेट ने बोल दिया कि हाँ कानून बना दो, और फिर इंटरनेशनल जो ट्रीटीज हैं उसके लिए, तो हम सब पढ़ेंगे वो। और फिर एग्जीक्यूटिव रिलेशन ये होते हैं कि अगर कानून बन गया तो इम्प्लीमेंट कौन करेगा, स्टेट करेगा कि सेंटर की जो मशीनरी है वो करेगी, तो उसमें एग्जीक्यूटिव रिलेशन आ जाते हैं। फिर फाइनेंशियल रिलेशन ये आ जाते हैं कि कितना पैसा किसके पास जाएगा, वो कैसे डिसाइड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखना है लिस्ट में जो रेसिडुअरी पावर्स हैं वो सेंटर में एलोकेटेड है। ये कहाँ से लिया गया, कैनेडियन प्रेसिडेंट से। अब इसमें आ जाता है लेजिस्लेटिव में, फिफ्थ और सिक्स्थ स्केड्यूल का देखना है। इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के सारे जो प्रोविजन है या फिर पार्लियामेंट के जो एक्ट्स है ना, वो फिफ्थ और सिक्स्थ स्केड्यूल एरियाज पे अप्लाई नहीं होते हैं। तो इसमें गवर्नर की परमिशन चाहिए कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नर may by public notification direct that any particular act of parliament or the legislature of state shall not apply to scheduled area or any part therein। मतलब कि अगर ये महाराष्ट्र है, तो इसमें ये स्केड्यूल एरिया है इतना बड़ा विदर्भा का, ठीक है, लेट से, तो इस स्केड्यूल एरिया में कोई भी पार्लियामेंट का या स्टेट का लॉ अप्लाई नहीं होगा। ये गवर्नर बाई नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, ठीक है। अब ये फिफ्थ स्केड्यूल एरियाज कौन से, तो हमने पढ़ा है कि 10 स्टेट्स में है ये फिफ्थ स्केड्यूल एरियाज। अब सिक्स्थ स्केड्यूल एरिया में भी गवर्नर कर सकता है, ठीक है, सिक्स्थ स्केड्यूल एरिया में भी गवर्नर कर सकता है। लेकिन सिक्स्थ स्केड्यूल एरिया हमारे 4 स्टेट्स में है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसमें गवर्नर सिर्फ आसाम के पास ये पावर रखता है, जो कि फिफ्थ स्केड्यूल एरिया की पावर, जैसे कि एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अप्लाई ऑन द ट्राइबल एरिया और नॉट, इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नर। बट फॉर मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इट दिस पावर इज विद प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे ये देखना है, फॉर ऑल फिफ्थ स्केड्यूल एरिया गवर्नर के पास पावर रहेगी। सिक्स्थ स्केड्यूल एरिया में सिर्फ असम के पास गवर्नर के पास पावर रहेगी, बाकी इन 3 के पास प्रेसिडेंट के पास पावर रहेगी। तो यहाँ पे आप फंस जाते हो, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। फिर जितनी भी यूटीज है हमारी, उसमें प्रेसिडेंट कैन मेक रेगुलेशन, ठीक है। जैसे कि दादरा, सिर्फ इस इनके लिए कि लक्षद्वीप हो गया, दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख, जो हमारी यूटीज जैसे दिल्ली है, पुडुचेरी है, उसमें जो उनकी लेजिस्लेचर है उसका रोल रहेगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कैन मेक एनी रेगुलेशन फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस ऑफ 4 यूटीज। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो एडमिनिस्ट्रेटर प्रेसिडेंट की मर्जी से काम करता है। अब जो प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दिए, ठीक है, हमें पता है कि पार्लियामेंट जो एक्ट बनाता है वो उनके लिए बना सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट का जो ऑर्डर है ना, वो भी पार्लियामेंट के एक्ट की तरह ही काम करेगा, सेम फोर्स रहेगी उसकी, ठीक है। और प्रेसिडेंट क्या है कि पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया, तो प्रेसिडेंट ये भी ऑर्डर कर सकता है कि वो जो कानून है ना, वो उस पर्टिकुलर यूटी पे अप्लाई नहीं होगा। प्रेसिडेंट में बाई नोटिफिकेशन डू इट, ठीक है। तो इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है कि कैन प्रेसिडेंट, मतलब पार्लियामेंट, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट विल अप्लाई और गवर्नर हैज पावर, एडमिनिस्ट्रेटर हैज पावर,
In the UTs, no, president has power, not administrator. फिर आर्टिकल 365 ये कहता है कि अगर सेंटर की डायरेक्शन किसी स्टेट ने नहीं मानी है तो फिर प्रेसिडेंट रूल अप्लाई हो सकता है अंडर आर्टिकल 356। फिर फिर कुछ एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन है जो सेंटर देता है और स्टेट को फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर नहीं करता है स्टेट तो फिर ये आर्टिकल 365 अप्लाई हो जाता है। वो कौन कौन सी ऐसी पावर्स हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, जैसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, उसके कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस के लिए सेंटर एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन दे सकता है स्टेट को कि भाई आप मेंटेन करो। अगर नहीं करा तो ये अप्लाई हो जाएगा 365। सिमिलरली प्रोटेक्शन ऑफ रेलवेज, इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज ऑफ टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। अभी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि ये स्टेट वाइज डिसाइड होती हैं। ठीक है, अब क्या रिलीजियस माइनॉरिटी भी स्टेट वाइज डिसाइड होती हैं? नहीं होती। जैसे फॉर इंस्टेंस कि मेघालय में हमारे सिर्फ 5-6% हिंदूज हैं, तो क्या माइनॉरिटी है? नहीं है। ठीक है, ऐसे ही JNK में हमारे हिंदूज माइनॉरिटी में है, तो नहीं है। सिमिलरली स्टेट वाइज डिसाइड नहीं होता है, नेशनल वाइज डिसाइड होता है। तो इस पे अभी चल रहा है केस कि भाई नेशन वाइज करोगे या स्टेट वाइज करोगे, लेकिन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का ये क्लियर है, वो स्टेट वाइज डिसाइड होती है। द ड्राइंग अप ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्पेसिफाइड स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ स्केड्यूल ट्राइब, कि स्केड्यूल ट्राइब की वेलफेयर स्टेट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये सेंटर एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन देता है, वो स्टेट को माननी पड़ेगी। अगर नहीं मानोगे तो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर एग्जीक्यूटिव की कोई भी लॉ है, वो अगर मतलब यूनियन लॉ है, अब यूनियन उसको जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रही, तो स्टेट गवर्नमेंट को दे सकती है कि तुम इम्प्लीमेंट कर लो अपनी मशीनरी से। तो यस, दे सकती है। अगर प्रेसिडेंट डायरेक्ट जो है गवर्नर को या स्टेट गवर्नमेंट को देता है, तो अगर गवर्नर कह देता है कि हाँ ठीक है, आप मतलब स्टेट की जो कैबिनेट है वो कहती है हाँ हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, कंसेंट है उसकी, तो स्टेट गवर्नमेंट कंप्लीट कर सकती है। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जो कैबिनेट है, अगर अपोजिशन की कैबिनेट है स्टेट में, तो उसने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे, जैसे सेंटर ने कुछ कानून बनाया और बोला कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को कि आप इसे इम्प्लीमेंट कर दो, लेकिन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने बोला हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा? प्रेसिडेंट की बात तो नहीं मानी, तो अगर पार्लियामेंट से कानून पास होता है, पार्लियामेंट ने बोल दिया कि करना पड़ेगा, तो कर सकते हैं। कि अगर कंसेंट नहीं दी तो पार्लियामेंट से कानून पास कराना पड़ेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट को करना पड़ेगा इसको। अगर इम्प्लीमेंट नहीं करा तो प्रेसिडेंट रूल। तो वाइस वर्सा कि अगर गवर्नर, अगर स्टेट की कोई स्टेट ने लॉ बनाया लेकिन स्टेट के पास एडिक्वेट रिसोर्सेज नहीं है उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए, तो क्या वो सेंटर को कह सकती है कि अपनी मशीनरी से इम्प्लीमेंट करा दो? यस, वो कंसेंट से कह सकती है। मतलब प्रेसिडेंट अगर बोलेगा कि हाँ हम इम्प्लीमेंट कर देंगे तो कर देंगे। ठीक है, कंसेंट देनी पड़ेगी। लेकिन अगर सेंटर ने मना कर दिया तो स्टेट के पास कुछ है कि लॉ वॉ पास करके? नहीं, स्टेट लॉ पास नहीं कर सकता कि सेंटर को करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कर सकता। तो ये देखना है, ये डिफरेंस है। अब कुछ ऐसी लेजिस्लेशन है पार्लियामेंट की जो स्टेट फील्ड में हो सकती है, मतलब स्टेट की जो लिस्ट है उसमें कर सकता है। जैसे राज्यसभा अगर रेजोल्यूशन पास कर दे 2/3 मेजोरिटी से, व्हेन टू स्टेट्स मेक्स ए रिक्वेस्ट टू और मोर स्टेट, अगर ये बोला कि अगर सिंगल स्टेट ने रिक्वेस्ट करी तो पार्लियामेंट जो स्टेट लिस्ट में पास करेगा? नहीं। ठीक है, तो वो जो लॉ पास होगा पार्लियामेंट का, वो उन्हीं स्टेट्स पे अप्लाई होगा जिन्होंने वो रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया नहीं होगा। तो कोई भी नई स्टेट उसको ज्वाइन कर सकती है बाई पासिंग ए रेजोल्यूशन अगेन। ठीक है, अंडर आर्टिकल 252। नेशनल इमरजेंसी में जो भी कानून पास होगा पार्लियामेंट से, वो स्टेट लिस्ट पे हो सकता है, लेकिन उसकी वैलिडिटी क्या रहती है? हमने पढ़ा है 6 मंथ्स तक। जब तक नेशनल इमरजेंसी हमारी खत्म होती है उसके 6 महीने बाद तक वो लॉ चलता रहेगा। प्रेसिडेंट रूल में भी स्टेट लिस्ट पे कानून बन जाते हैं, लेकिन ये लॉ कंटिन्यू रहेगा जब तक स्टेट गवर्नमेंट कोई भी उसको वॉइड ना कर दे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को पास करने के लिए। ठीक है, जैसे कि जेनेवा कन्वेंशन एक्ट। फिर कुछ ऐसे लिस्ट है एंट्री, मतलब जैसे यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, जिन पे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे एंट्री 86 कि टैक्स ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है, एक्सक्लूसिव ऑफ एग्रीकल्चर लैंड ऑफ इंडिविजुअल एंड कंपनी, टैक्सेस ऑन कैपिटल ऑफ कंपनीज।
तो क्या एग्रीकल्चर लैंड के जो कैपिटल हो रहा है, जैसे आपने लैंड बेची किसी को, एग्रीकल्चर लैंड जो उस पर आपको कैपिटल गेन्स हो रहा है, क्या उस पर सेंटर टैक्स लगा सकता है? तो उसमें एक्सक्लूसिव ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है कि अगर लैंड सेल परचेज में अगर सेंटर लगा रहा है ना कैपिटल गेन्स टैक्स, तो एग्रीकल्चर लैंड पे नहीं है, तो ये एक्सक्लूसिव है। तो इसमें ये कंफ्यूज कर देता है, इंक्लूसिव बोल देगा स्टेटमेंट में, तो ये नहीं है, एक्सक्लूसिव ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो स्टेट लिस्ट में आती है, ये आपको देखना है। अब जीएसटी जो एप्लीकेबल होता है ना, तो आप ये देखो सप्लाई ऑफ गुड्स पे हो रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज अगेंस्ट प्रेजेंट कंसेप्ट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ गुड। अब सेल पे क्या होता था? वैट। मैन्युफैक्चर पे क्या होता था? एक्साइज। अब एक्साइज ड्यूटी हो तो वैट तो खत्म हो गया, अब तो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी लगता है। तो आप ये डिफरेंस देखें यहाँ पर। ठीक है, कई बार आ जाएगा ऑन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी लग रहा है, तो आप सही कर देते हो उसको, लेकिन नहीं, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी लग रहा है। ठीक है, और जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उस पर भी क्या लगेगा? जीएसटी। हाँ, देखो ये इंटर स्टेट सप्लाई की तरह ट्रीट होगा, वुड बी सब्जेक्ट टू आईजीएसटी इन एडिशन टू एप्लीकेबल ऑफ कस्टम ड्यूटी। अब जो कस्टम ड्यूटी है वो जीएसटी में इंक्लूडेड है? नहीं। देखो जैसे इंडिया है ये, अब बाहर से कुछ आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से, तो पहले तो कस्टम ड्यूटी लग जाएगी जब इंडिया के अंदर एंटर करेगा, लेकिन उसके बाद जैसे महाराष्ट्र में है तो उस पर, और ये यूपी में सामान आ रहा है लेट से, तो आईजीएसटी फिर भी लगेगा उसमें। ठीक है, आईजीएसटी लगेगा, इट विल बी ट्रीटेड एज ए इंटर स्टेट सप्लाईज। ठीक है, अब जो स्टेट गवर्नमेंट ने कानून बनाया है अपनी लिस्ट में, जो स्टेट लिस्ट में कानून बनाया उस पर भी सेंट्रल कंट्रोल कर सकता है। कैसे करेगा? गवर्नर के थ्रू, कि गवर्नर कैन रिजर्व सर्टेन बिल्स पास्ड बाय द स्टेट। ठीक है, और प्रेसिडेंट एब्सोल्यूट वीटो एंजॉय करता है, आपको पता है आर्टिकल 200 201 में। अब वो कौन कौन से बिल्स रहेंगे? सर्टेन मैटर्स इन स्टेट लिस्ट कैन बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट ओनली विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब कुछ ऐसे बिल्स हैं कि जिसमें प्रेसिडेंट की पहले से परमिशन चाहिए, कि जैसे अंडर आर्टिकल 304 में दे रखा है कि इम्पोजिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। अगर ट्रेड एंड कॉमर्स का रेस्ट्रिक्शन कर रहा है किसी भी तरीके से, तो उसमें प्रायर प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए। ठीक है, अब फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर है तो भी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए कि मनी बिल और अदर फाइनेंशियल बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, फिर अगर ऑर्डिनेंस पास कर रहा है ना, तो उसमें भी कुछ केसेस में प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए। ठीक है, वो केस हम देख लेंगे आगे। फिर ऑल इंडिया सर्विसेज, राज्यसभा रिजोल्यूशन पास करेगी तो ऑल इंडिया सर्विसेज भी बना सकती है, तो ये भी सेंटर और स्टेट रिलेशन पे इम्पैक्ट करता है। फिर चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ एसपीएससी, ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, वो गवर्नर अपॉइंट करता है, लेकिन रिमूव जो है वो प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं, कैन बी रिमूव ओनली बाई प्रेसिडेंट, अपॉइंट गवर्नर करेंगे। अब ज्वाइंट पीएससी जो है, ज्वाइंट पीएससी भी हमारा पार्लियामेंट स्टेब्लिश करता है। ठीक है, फॉर टू और मोर स्टेट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। और ये जो इनके मेंबर्स हैं जेएसपीएससी के, अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। लेकिन आप ये देखो, ये रिपोर्ट जो करेगा, तो जेएसपीएससी जो रिपोर्ट सबमिट करता है ना, वो गवर्नर को करेगा। अब कहीं भी गवर्नर की पावर नहीं है, कौन स्टेब्लिश कर रहा है? पार्लियामेंट स्टेब्लिश कर रहा है। ठीक है, मेंबर्स कौन अपॉइंट कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहा है। लेकिन जो ये रिपोर्ट देते हैं वो गवर्नर, जो गवर्नर को देते हैं। गवर्नर को क्यों रिपोर्ट देंगे? क्योंकि भाई अपॉइंटमेंट जो हो रहा है ना स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए हो रहा है, तो गवर्नर को ही तो देंगे रिपोर्ट, और किसको देंगे? लेकिन बनाता कौन है? सेंटर, मतलब पार्लियामेंट के कानून से बनता है, और प्रेसिडेंट उसके मेंबर अपॉइंट करता है। और कुछ केसेस में यूपीएससी कैन सर्व द नीड, कि किसी स्टेट से नहीं लिया जा रहा है और वो ज्वाइंट पीएससी नहीं कर रहा है, तो यूपीएससी को ताकत देते कि यूपीएससी तुम हमारे जो है रिक्रूट कर लो, तो यूपीएससी भी रिक्रूट कर देगा। ठीक है, अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड ओनली। नेशनल इमरजेंसी में भी होता है कि अगर नेशनल इमरजेंसी है तो इन एनी मैटर सेंटर कैन गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस। एनी मैटर है ये, ठीक है, तो यहाँ पे जो एलिमिनेशन रूल है एक्सट्रीम का वो नहीं लगेगा। प्रेसिडेंट रूल में भी सेंटर के पास पावर आ जाती है। अब ये देखो कि उसमें लिखा है कॉन्करेंट लिस्ट में, देयर इज नो टैक्स एंट्रीज
कॉन्करेंट लिस्ट क्या है कि जिसमें स्टेट भी टैक्स पे लॉ बना सकता है, सेंटर भी बना सकता है, तो ऐसी कोई एंट्री नहीं है। लेकिन आप ये देखो कि जीएसटी के लिए जब एक्ट आया था तो उसमें अमेंडमेंट ये किया गया था, कॉन्करेंट लिस्ट में टैक्स एंट्री नहीं जोड़ी गई थी, लेकिन इसमें यह बोला गया था कि सेंटर और स्टेट दोनों अपने जीएसटी के लॉज बना सकते हैं। ठीक है, तो ये देखना है। तो अगर ये आ गया कि वही कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है, और ये अगर डायरेक्ट स्टेटमेंट आ गई देयर आर नो टैक्स एंट्रीज इन कॉन्करेंट लिस्ट, तो इट इज करेक्ट। लेकिन ये भी बोला है कि क्या स्टेट किसी कोई भी टैक्स लॉ नहीं बना सकता, तो ये भी गलत है। ठीक है, ये इसमें जीएसटी में अमेंडमेंट एक्ट में बोला है कि स्टेट जो है जीएसटी पे कानून बना सकता है। अब कौन सी मतलब प्रॉपर्टीज हैं, अगर सेंटर की कोई प्रॉपर्टी है स्टेट के अंदर, कि जैसे पीएसयू है सेंटर की, ठीक है, या फिर सेंटर की जो है यूनिट्स हैं, रेलवे हो गया, तो इन पे क्या स्टेट टैक्स लगा सकती है? नहीं लगा सकती। लेकिन पीएसयू एक कॉमर्शियल एंटिटी है, इट इज अ सेपरेट एंटिटी, ये गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है। जैसे पीएसयू की जो जॉब है वो भी गवर्नमेंट जॉब नहीं बोली जाती है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी इसमें स्टेट जो है टैक्स लगा सकती है पीएसयू की लैंड पे, जैसे बैंक वगैरह की ब्रांचेज हैं उसमें रेंट जा रहा है तो उस पर टैक्स लगा सकती है। लेकिन अगर रेलवे है तो रेलवे पे नहीं लगा सकती, क्योंकि दैट इज ए प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी। लेकिन पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू रिमूव दिस बैन, कि अगर पार्लियामेंट बोलेगा कि भाई स्टेट टैक्स लगा सकती है तो लगा देगी। एंड वाइस वर्सा, कि स्टेट की जो जमीन है उस पर सेंटर टैक्स नहीं लगाता है, ठीक है, लेकिन कॉमर्शियल एंटिटी पे लगा सकता है, स्टेट की जो कॉमर्शियल एंटिटी है। अब ये देखो जो लोकल अथॉरिटीज हैं, जैसे पंचायत हो गई हमारी, म्यूनसिपैलिटीज हो गई, या जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हो गई नोएडा वगैरह, तो इस पे क्या सेंटर कानून लगा सकता है? हाँ, दे आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेंट्रल टैक्सेशन। ठीक है, उन पे सेंटर टैक्सेशन लगेगा। तो इस पे क्वेश्चन बन जाता है कि लोकल बॉडीज आर आल्सो एग्जाम, मतलब आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेंट्रल टैक्सेशन बिकॉज स्टेट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेंट्रल टैक्सेशन स्टेट प्रॉपर्टीज। तो ये देखो गलत है, सेंट्रल टैक्सेशन इनमें लग सकता है। अब जो स्टेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो उस पे क्या सेंटर कस्टम ड्यूटी लगा सकता है? यस, सेंटर कैन इम्पोज कस्टम ड्यूटी ऑन गुड एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड फ्रॉम द स्टेट। ठीक है, अब इंटर स्टेट रिलेशन पे आ जाते हैं। अब इंटर स्टेट रिलेशन एक तो हमारे दो हैं इसमें, 262 263। ये इंटर स्टेट काउंसिल का एक्ट है और ये उसका है, वाटर डिस्प्यूट्स का है। अब जो वाटर ट्राइब्यूनल होते हैं, यहाँ पे ये देखना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि आर्टिकल 262 में मेंशन है? नहीं, ये स्टैट्यूटोरी बॉडी है, क्योंकि इसमें आर्टिकल 262 में ये बोला है कि पार्लियामेंट को पावर दे दी गई है कानून बनाने की। लेकिन जो 263 के अंदर इंटर स्टेट काउंसिल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यस, क्योंकि इसमें डायरेक्टली बोला है प्रेसिडेंट ऑर्डर से आप बना सकते हो, पार्लियामेंट को कानून पास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें आते हैं इंटरस्टेट रिलेशन में कि जो सिविल कोर्ट्स के जजमेंट्स हैं, तो क्या वो पूरे भारत में चलेंगे या उसी स्टेट में चलेंगे? तो अगर वो सिविल जजमेंट है तो पूरे भारत में चलेगा, अगर क्रिमिनल जजमेंट है तो उसी स्टेट में चलेगा, ये ध्यान में रखना है। अब ये सिविल कोर्ट्स क्या है, वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को सिविल कोर्ट्स बोलेंगे अपन। हाई कोर्ट्स अलग है, हाई कोर्ट का कानून तो पूरे देश में चलता है। फिर आर्टिकल 262 जैसे बताया वाटर डिस्प्यूट का, उसमें पार्लियामेंट कैन मेक लॉ, उसमें बोला गया पार्लियामेंट को लॉ बनाना है। और पार्लियामेंट ये बोल सकता है कि वो जो कानून बनाया है उसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं चलेगी, मतलब वो जुडिशियल रिव्यू से हटेगा, जुडिशियल रिव्यूज में नहीं चलेगा। ऑल दो सुप्रीम कोर्ट के पास स्पेशल पावर्स हैं जिसमें वो इस तरह के डिस्प्यूट्स अपने ऊपर लेके आता है, लेकिन पार्लियामेंट ने मना कर रखा है। तो पार्लियामेंट ने दो कानून पास करे हैं इसके लिए, रिवर बोर्ड एक्ट और इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। और रिवर बोर्ड एक्ट में क्या है कि एक एडवाइजरी बोर्ड बना दिया जाता है जिसमें एक रिवर जैसे दो स्टेट के पास दो स्टेट से क्रॉस हो रही है, तो ये दो स्टेट तो आपस में लड़ेंगी, तो इस रिवर के लिए रिवर बोर्ड एक्ट बना दिया। ठीक है, मतलब एक बोर्ड बना दिया, जो बोर्ड इस रिवर के जो वाटर फ्लो है उसको मैनेज कर रहा है। ठीक है, और उसमें अगर डिस्प्यूट आ जा रहा है तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए इसमें ट्राइब्यूनल्स बना दिए, ये एक्ट पास किया। अब इस एक्ट में सेंटर के पास पावर है जो ट्राइब्यूनल बना दे, तो उसमें पार्लियामेंट का रोल खत्म हो गया अब, कि पार्लियामेंट ने बस ये एक्ट पास कर दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको बना सकती है ट्राइब्यूनल्स को। ठीक है, बस ये देखना है कि पार्लियामेंट बार बार ट्राइब्यूनल नहीं बनाएगा, उसने एक्ट बना के छोड़ दिया।
अब सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार ट्राइब्यूनल बनाएगा, तो बहुत सारे ट्राइब्यूनल लगभग हर रिवर के लिए बने हुए हैं। फिर ये अमेंडमेंट बिल आया था हमारा 2019 में, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल। इसमें कुछ ये बोला गया था कि सिर्फ एक ट्राइब्यूनल रहेगा, ठीक है, और इसकी ब्रांचेस रहेंगी, और ये परमानेंट ट्राइब्यूनल रहेगा। अभी क्या होता था, हर रिवर के लिए अलग बनाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा, एक रहेगा, लेकिन इसकी परमानेंट मतलब ये रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक रिवर के लिए बनाया, जब वो खत्म होगा तब जो है वो ट्राइब्यूनल नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। फिर ये इसमें टाइम लिमिट दी गई, डेटा दिया गया, टाइम लिमिट में डिसीजन होगा, फिर डेटा बैंक हुआ, तो ये सब थे कार्यक्रम। तो ये बिल ही रह गया हमारा, पूरा पास नहीं हुआ है। जैसे इसमें बोला है इंटर स्टेट काउंसिल, जैसे बताया था मैंने, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मेड बाय एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। अभी जो इंटर स्टेट काउंसिल है फर्स्ट टाइम कब बनाई गई थी, 1990 में। किसकी रिकमेंडेशन से, सरकारी कमीशन की। कैसे बनती है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से। इसके लिए कोई पार्लियामेंट को कानून पास करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें ये बोला गया था कि ये थ्राइस ए ईयर मीट करना चाहिए, मे मीट, लेकिन होता नहीं है, अभी तक एक दो बार ही मीट करी है ये, ठीक है। और जो भी इसके क्वेश्चंस हैं वो कंसेंसस से होंगे, इट इज एडवाइजरी बॉडी। एडवाइजरी बॉडी मैंडेटरी नहीं है। और जो भी डिसीजन होंगे वो कंसेंसस से होंगे, मतलब सारे के सारे मेंबर्स एग्री होंगे जब भी होंगे। अब इसका क्या कंपोजिशन है वो आपको खुद देखना है, ठीक है। इट इज ए फैक्चुअल थिंग विच इज रिटन इन लक्ष्मीकांत। अब आर्टिकल 303 है, इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर आता है, 303 304। तो इसमें ये देखना है कि क्या स्टेट लेजिस्लेचर जो ट्रेड हो रही है उस पे इम्पोजिशन लगा सकता है, ठीक है। तो आप, कई लोगों को लगेगा कि नहीं लगा सकता, उसके लिए जैसे प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन तो चाहिए, प्रीवियस सैंक्शन चाहिए, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर लगा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ स्टेट्स में जो है लिकर बैन हो गई है, कुछ स्टेट में बहुत ज्यादा बम्पर प्रोडक्शन हो गई है किसी एक प्रोडक्ट की, तो वो जो है इंपोर्ट बैन करना चाहते हैं दूसरी स्टेट से, तो कर सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन मतलब सैंक्शन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इसमें ये देखा जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए, अगर बैन कर रहे हो तो सबके लिए बैन कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि हरियाणा से जो आलू लेगा यूपी उसी पे बैन होगा, नहीं। अगर बैन कर रहे हो तो सारी स्टेट्स के लिए कर रहे हो। यही है कि अगर उस स्टेट में गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहा है वो वाला, तो दूसरे स्टेट से इंपोर्ट बैन कर सकते हो। अब अगर ये स्टेटमेंट आ गई, नीदर पार्लियामेंट और नॉर स्टेट लेजिस्लेचर हैव द पावर टू मेक एनी लॉ गिविंग प्रेफरेंस टू वन स्टेट ओवर अदर, कि एक स्टेट को जो है दूसरी स्टेट से प्रेफर करने के लिए दोनों लॉ नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये गलत है, बोथ कैन मेक लॉ इन पब्लिक इंटरेस्ट। लेकिन वो रीजनेबल होना चाहिए, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, रीजनेबल होना चाहिए, अदरवाइज दैट इज अमाउंट टू जुडिशियल रिव्यू। अब ये जो फ्रीडम दी गई है इस ट्रेड एंड कॉमर्स की, इट इज सब्जेक्ट टू नेशनलाइजेशन लॉ। नेशनलाइजेशन लॉ मतलब जैसे बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, ठीक है, तो उसमें, और जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनका नेशनलाइजेशन अगर हो गया, तो वो फिर उसमें ये जो अप्लाई नहीं होगा। फिर जोनल काउंसिल पे आ जाते हैं कि ये भी स्टैट्यूटोरी बॉडी मानेंगे। अब जो हमारी इंटर स्टेट काउंसिल थी, आईएससीज, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन जोनल काउंसिल हमारी स्टैट्यूटोरी बॉडी है, ठीक है। अब ये कब बनाई गई थी, जैसे आईएससी हमारी सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशन पे 1990 में बनाई गई थी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से। ये पार्लियामेंट के एक्ट से बनी है, ठीक है। कौन सा एक्ट है वो, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है 1956 में, उसमें बनी थी। इसकी कंपोजिशन आप देखना, तो 5 तो इसी एक्ट के थ्रू आ गई थी, लेकिन एक छठी जो है वो सेपरेट एक्ट के थ्रू आई थी। वो कौन सा एक्ट है, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1971। तो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल जो है ना वो सेपरेट एक्ट से आई थी। अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल से कि इसमें कौन कौन सी स्टेट्स हैं। 8 स्टेट्स हैं, इसमें सिक्किम पार्ट है कि नहीं है, सिक्किम पार्ट है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, शिलोंग मेघालय। तो ये बोल बोल देते हैं कि गुवाहाटी में है, असम में, तो कई लोगों को लगता है हाँ, लेकिन ये शिलोंग में है, मेघालय में है, ये देखना है। अब बात आती है हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस। अब ये इमरजेंसी प्रोविजंस में एक ही में मैंने सारे पॉइंट्स डाल दिए हैं, जैसे नेशनल इमरजेंसी,
आर्टिकल 352। अब इसके अलावा आपको कहीं नहीं जाना, सारे पॉइंट जिन पे क्वेश्चन आते हैं वो सारे मैंने एक ही में डाल दिए हैं। अब किन ग्राउंड्स पे डिक्लेयर होगी है? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन, और प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है इसको। ठीक है, अब जब ऑकरेंस हो रही है वॉर की, उसके पहले भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि जब वॉर हो ही जाएगी तभी करेगा, पहले भी कर सकता है अगर इमीडिएट डेंजर है तो। इसमें कई सारी अमेंडमेंट्स आई थी, वो सारी अमेंडमेंट्स हम देखेंगे उनमें क्या क्या आया था बेसिकली। तो कैन इशू डिफरेंट प्रोक्लेमेशन ऑन द मेंशन्ड ग्राउंड, ठीक है, वेदर और नॉट देयर इज प्रोक्लेमेशन ऑलरेडी इशूड बाई हिम। ठीक है, मतलब इसमें यह बोला है कि जैसे प्रोक्लेमेशन एक बना दी उसने, तो दूसरी प्रोक्लेमेशन भी कर सकता है दूसरे ग्राउंड्स पे, मतलब ग्राउंड भी चेंज कर सकता है प्रेसिडेंट। अब 42nd अमेंडमेंट में ये बोला था कि एंटायर कंट्री में भी हो सकती है पार्ट ऑफ इट। पहले ये था कि एंटायर मतलब अगर एक बार हो गई तो पूरे कंट्री में होगी, तो पार्ट ऑफ इट भी ऐड कर दिया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट में। ठीक है, फिर 44th में कई सारे चेंजेस हुए कि इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म्ड रिबेलियन से चेंज कर दिया गया, कि अब आर्म्ड रिबेलियन से होता है, जैसे हमने पढ़ा है यहाँ पर। अब ये था कि पहले प्रेसिडेंट खुद से कर लेता था, मतलब कैबिनेट की रिकमेंडेशन नहीं थी, लेकिन अब कैबिनेट की रिकमेंडेशन जरूरी है। पहले सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन से कर दिया था, जैसे इंदिरा गांधी जी ने किया था, तो अब कैबिनेट की रिकमेंडेशन जरूरी है। फिर 44th में ये था अप्रूवल ऑफ बोथ हाउसेज विद इन 1 मंथ। पहले क्या था, 2 महीने में अप्रूवल लेना था, लेकिन अब 1 महीना कर दिया गया अप्रूवल के लिए। ठीक है, और इंट्रोड्यूस स्पेशल मेजोरिटी, पहले सिंपल मेजोरिटी से होता था, अब स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, अब पहले एक बार इमरजेंसी अप्लाई होगी तो वो कंटिन्यू रहती थी, लेकिन ये बोल दिया कि पार्लियामेंट की जो अप्रूवल है ना, एवरी 6 मंथ्स चाहिए, हर 6 महीने पे अप्रूवल चाहिए। लेकिन वो कंटिन्यू रखा कि कितने भी टाइम तक आप इसको चला सकते हो, लेकिन हर 6 महीने पे पार्लियामेंट का चाहिए। अब वो कितना है, स्पेशल मेजोरिटी आपको पता है, स्पेशल मेजोरिटी है, सिंपल मेजोरिटी नहीं है। अब ये रिवोक कैसे होगी? इफ, जैसे पहले तो था सिर्फ प्रेसिडेंट के पास पावर थी कि जब भी वो चाहे रिवोक कर सकता है, अगर प्रेसिडेंट नहीं चाहे तो रिवोक नहीं होगा। लेकिन अब लोकसभा को पावर दे दी गई कि लोकसभा भी रिवोक कर सकती है। कैसे? कि लोकसभा जो है अगर रिजोल्यूशन पास करे तो उससे रिवोक हो जाएगी, डिसअप्रूविंग द कंटिन्यूएशन। ठीक है, अब इसमें क्या चाहिए, मतलब कितने मेंबर अगर चाहिए, और तो 1/10 मेंबर ऑफ लोकसभा, तो जैसे 543 सीट्स हैं, ठीक है, तो 54 मेंबर हैं हमारे, 54 मेंबर, 55 मेंबर अगर बोलेंगे प्रेसिडेंट को कि आप इसको एक सेशन बुलाओ और हम रिवोक करना चाहते हैं, तो प्रेसिडेंट को सेशन बुलाना पड़ेगा। ठीक है, 14 दिन के अंदर, विद इन 14 डेज। ठीक है, और डिसअप्रूवल अगर लोकसभा करेगी तो क्या उसके लिए भी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए? नहीं, सिंपल मेजोरिटी से कर सकती है। देखो, स्पेशल मेजोरिटी से अप्रूव होगी, लेकिन डिसअप्रूव सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगी, तो ये ध्यान में रखना है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। 3 बार अभी तक प्रोक्लेम हुई है, 62 में, 71 में, 62, 71 एंड 75। आप ये देखो, 1962 क्या था, चाइना वॉर थी, 71 बांग्लादेश वॉर थी, 75 आपको पता है कि गरीबी हटाओ वाली केशवानंद भारती केस के बाद करी गई थी। अब जो है, अगर ये अप्लाई होती है हमारी नेशनल इमरजेंसी, तो फिर क्या फर्क पड़ेगा उससे, कि पार्लियामेंट किन किन चीजों पे कानून बना सकता है स्टेट लिस्ट में, तो और कैसे मतलब सेंट्रल स्टेट रिलेशन चेंज होंगे, तो वो हम यहाँ देखेंगे। फंडामेंटल राइट्स पे क्या असर पड़ेगा, तो वो हम यहाँ देखेंगे कि पार्लियामेंट बिकम्स एम्पावर टू मेक लॉ और एनी सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जो भी है उसमें पार्लियामेंट कानून बनाएगा। अब ये देखो, क्या स्टेट की लेजिस्लेचर है वो डिसॉल्व होगी कि नहीं होगी? वो ऐसी ही रह सकती है। ठीक है, वो स्टेट लेजिस्लेचर रह सकती है, वो कानून भी बना सकती है, नॉट सस्पेंडेड। ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट जो है वो सर्वोपरि हो जाएगा, कानून हमारा पार्लियामेंट बना सकता है, और अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ला सकता है। बस ये होता है कि पार्लियामेंट एक्वायर्स ओवर राइडिंग पावर। लेकिन हमने पढ़ा है कि जब नेशनल इमरजेंसी हमारी खत्म हो जाएगी तो 6 महीने तक ही ऑपरेट रहेंगे वो लॉज जो भी पार्लियामेंट ने बनाए हैं। ठीक है, ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। फिर 42nd अमेंडमेंट एक्ट में एक चीज ऐड करी गई कि अगर इमरजेंसी किसी एक स्टेट में लागू करी गई है, ठीक है, लेकिन जो उसका ऑपरेशन है वो दूसरी स्टेट में भी जा सकता है क्या? यस।
ठीक है, कि द एबव, और जैसे पार्लियामेंट, अगर नेशनल इमरजेंसी किसी एक स्टेट में और पार्लियामेंट ने कानून पास किया स्टेट लिस्ट में, तो क्या कानून वो सारी स्टेट्स में अप्लाई होगा या सिर्फ उसी स्टेट में अप्लाई होगा जहां नेशनल इमरजेंसी अप्लाइड है? तो सारी स्टेट्स में होगा ये, देखो। ठीक है, तो ये इस पे क्वेश्चन बन सकता है हमारा, ये 42nd अमेंडमेंट में था। फिर वही है कि फाइनेंस भी चेंज कर सकता है प्रेसिडेंट, हाँ, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन है उसको भी वॉयलेट कर सकता है। ठीक है, और वो जो जो फाइनेंशियल कमीशन की रिकमेंडेशन है या फिर जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स है, तो अगर प्रेसिडेंट करेगा तो कितने साल तक करता रहेगा उसे? तो टिल द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच इमरजेंसी सीज टू ऑपरेट। ठीक है, मतलब अगर इमरजेंसी सितंबर में खत्म हो जा रही है, तो फिर भी हमारा जो मार्च तक है वो मैकेनिज्म चलता रहेगा। और वो जो ऑर्डर होगा फाइनेंशियल वाला, वो भी दोनों हाउसेज में आएगा प्रेसिडेंट का अप्रूवल के लिए। अब जो लोकसभा की टर्म है और जो ये स्टेट लेजिस्लेचर की टर्म है उसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं, हाँ। लोकसभा की टर्म कितनी भी बार एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन 1 ईयर एट ए टाइम, 1 ईयर एट ए टाइम, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी हमारी खत्म हो गई तो उसके 6 महीने बाद तक ये चलता है, 6 महीने के बाद तक वो फिर लोकसभा डिसॉल्व होनी होनी है, मतलब नए इलेक्शन होने हैं। सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की भी उम्र जो है बढ़ा सकता है पार्लियामेंट, वही 1 ईयर एट ए टाइम, एनी नंबर एनी लेंथ ऑफ टाइम। ठीक है, लेकिन ये करेगा सिर्फ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर खुद से नहीं कर सकता है, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी है, पार्लियामेंट ही उसमें लॉ बनाएगा मेजरली। अब आता है फंडामेंटल राइट्स पे क्या अंतर पड़ता है। देखो, 44 अमेंडमेंट में बोला गया कि जो 6 फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19, अगर 2 ग्राउंड्स पे रिलीज करी गई है कि वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन पे रिलीज करी गई है, तो ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे। ठीक है, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे ये। और अगर आर्म्ड रिवेलियन पे है तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होंगे, पार्लियामेंट को कानून मतलब उसे प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन देगा जब सस्पेंड होंगे, फिर पार्लियामेंट उसको अप्रूव करेगा। ठीक है, अब जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्टेड है, यस, वही कानून प्रोटेक्टेड है जो कि इमरजेंसी से रिलेटेड है। सारे कानून जो भी पार्लियामेंट नेशनल इमरजेंसी को बना रहा है वो जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्टेड नहीं है। अब ये देखो कि जो फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं ना आर्टिकल 19 में, जो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो रहे हैं, वो पूरी इमरजेंसी की ड्यूरेशन के ड्यूरिंग हो रहे हैं, मतलब। और जब जैसी इमरजेंसी खत्म होती है तो इट रिवाइव्स ऑटोमेटिकली, आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाता है। तो ये जो आर्टिकल 19 से रिलेटेड है ना, ये हमारा 358 में दे रखा है, आर्टिकल 358 में, कि ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं, और सिर्फ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन में सस्पेंड होते हैं। आर्म्ड रिवेलियन है तो प्रेसिडेंट को अलग से ऑर्डर पास करना पड़ेगा, इस तरीके से। फिर आर्टिकल 359 में है कि आर्टिकल 19 के अलावा जो भी हमारे फंडामेंटल राइट है, बीट आर्टिकल 14 15 जो भी है, वो भी सस्पेंड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अंडर आर्टिकल 359। अब इसमें बोला गया कि आर्टिकल 20 और 21 जो राइट टू लाइफ एंड राइट टू मूव टू कोर्ट है, वो आप सस्पेंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बोला गया है। अब इसमें ये बोला गया है कि जितने भी आर्टिकल आप सस्पेंड कर रहे हो ना फंडामेंटल राइट्स के, तो उसमें पर से वो सस्पेंड नहीं हो रहे हैं, मतलब फंडामेंटल राइट्स को आप सस्पेंड नहीं कर रहे हो, बेसिकली आर्टिकल 32 को सस्पेंड कर रहे हो। राइट टू मूव कोर्ट इज सस्पेंडेड, फंडामेंटल राइट्स आर स्टिल देयर बेसिकली, मतलब थ्योरेटिकली, लेकिन वो सस्पेंड, अगर कोर्ट ही नहीं जा पा रहे तो सस्पेंड माने ही जाते हैं वो बेसिकली। इट ऑथराइजेज द पार्लिया प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट नॉट पार्लियामेंट, मतलब जो प्रेसिडेंट ही ऑर्डर पास करता है, फिर अप्रूवल बाद में पार्लियामेंट से लेता है। It authorizes the president to suspend right to move to court for the enforcement of fundamental right during national emergency. But fundamental rights are not suspended per se, मतलब theoretically वो suspend नहीं होते हैं, but कोर्ट नहीं आप जा सकते, बस यही है। और कोई भी उसका होगा तो पार्लियामेंट में ले डाउन होगा अप्रूवल के लिए, और वही अप्रूवल है 1 महीना, 1 मंथ। आर्टिकल 2021 में सस्पेंड नहीं हो सकता, वो चलता रहेगा हमारा। वही राइट टू लाइफ एंड राइट टू मूव टू कोर्ट, प्रोटेक्शन, वही मतलब प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस का है ये।
कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेपर्डी, एक मतलब एक गुनाह के लिए एक ही सजा मिलेगी, इस तरह का है। अब इसमें आर्टिकल 359 में कौन से तुम फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर रहे हो, मतलब कुछ ही, ऐसा नहीं है सारे सस्पेंड हो जाएंगे, कुछ ही कर सकते हो, और कितनी ड्यूरेशन तक करने हैं वो सब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में रहेगा। लेकिन हमने देखा था कि जब आर्टिकल 19 सस्पेंड हो रहा है वो होल ड्यूरेशन के लिए हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ड्यूरेशन मेंशन करनी पड़ेगी प्रेसिडेंट को अपने ऑर्डर में। और ये जैसे आर्टिकल 19 जब सस्पेंड हो रहा था 358 में, तो वो सिर्फ वो होल कंट्री के लिए हो रहा था, लेकिन ये किसी कंट्री के पार्ट के लिए भी आप कर सकते हो, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट रूल पे आते हैं। प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 कब अप्लाई होता है प्रेसिडेंट रूल हमारा, जब स्टेट्स मतलब सेंटर की एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन जो हमने ऊपर पढ़ी थी वो मानने से मना कर दे, ठीक है, और अपनी ड्यूटीज को फॉलो ना करे, उस केस में होता है। अब एसआर बोमई जजमेंट ने कोर्ट ने बोला है कि कई केसों में जो प्रेसिडेंट रूल है वो प्रॉपर है, कई केसों में जो है इम्प्रॉपर है, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। कि आर्टिकल 355 में ड्यूटी ऑफ सेंटर टू प्रोटेक्ट एवरी सिंगल स्टेट, कि अगर एक्सटर्नल एग्रेशन आ गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस आ गया, तो कर सकते हो प्रेसिडेंट रूल। और अगर 356 के अकॉर्डिंग गवर्नर ने रिपोर्ट दी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट नहीं चल रही है, तो भी अप्लाई कर सकते हो। फिर 365 में कि स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद एनी डायरेक्शन ऑफ सेंटर, तो कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो प्रेसिडेंट रूल है ये कितने महीने में होगा, जैसे हमने नेशनल इमरजेंसी में देखा था 1 महीने में, तो ये 2 महीने में, 2 मंथ्स में। नेशनल इमरजेंसी में स्पेशल मेजोरिटी से अप्रूव हो रहा था, यहाँ सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है, 2 महीने में सिंपल मेजोरिटी से। अब 6 महीने के लिए, जैसे नेशनल इमरजेंसी भी हमारी 6 महीने के लिए हो रही थी एक बार में, ये भी 6 महीने के लिए हो रहा है, ठीक है। और नेशनल इमरजेंसी कितने भी टाइम तक हो रही थी हमारी, कि जैसे इंडेफिनेटली, लेकिन इसका मैक्सिमम पीरियड है 3 साल, 3 साल से ज्यादा ये नहीं हो सकता। इसमें भी एक कैच है कि अगर 1 साल से इंक्रीज हो रहा है, मतलब 1 साल से ज्यादा हो रहा है, तो उसमें भी ना 2 कंडीशन में ही सिर्फ ज्यादा होगा। ये हमारा ऐड हुआ था 44th अमेंडमेंट एक्ट में, ताकि बार बार प्रेसिडेंट रूल अप्लाई ना हो, कि अगर नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में है तब होगा 1 साल से ज्यादा एक्सटेंड, और अगर इलेक्शन कमीशन ने बताया कि भाई इलेक्शन करना पॉसिबल नहीं है तब, अदरवाइज 1 साल इसकी लिमिट है। अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल होती है जब 3 साल लिमिट है, लेकिन 3 साल के बाद तुम्हें इलेक्शन कराने ही पड़ेंगे, प्रेसिडेंट रूल हटाना ही पड़ेगा। पहला प्रेसिडेंट रूल कब अप्लाई हुआ था, पंजाब में हुआ था 1951 में। प्रेसिडेंट रूल जब अप्लाई होता है तो फिर स्टेट काउंसिल का क्या रहता है, हमने नेशनल इमरजेंसी में देखा था कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो हमारा चल रहा है बढ़िया, ठीक है, वो भी कानून पास कर रहा है, ये सब कर रहा है, लेकिन प्रेसिडेंट रूल में ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट कैन डिसमिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है, मतलब लेजिस्लेचर रहेगा लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं रहेगा, तो बेसिकली म्यूट हो गया लेजिस्लेचर। और क्या लेजिस्लेचर को भी डिसॉल्व कर सकता है, यस, डिसॉल्व भी कर सकता है, सस्पेंड भी कर सकता है, कि लेजिस्लेचर अब बैठेगा ही नहीं, मतलब वो सभा बैठ ही नहीं रही है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो बाई एन ऑर्डर प्रेसिडेंट कर सकता है। और जो गवर्नमेंट कैसे चलाएगा, फिर गवर्नर के थ्रू चलाएगा। गवर्नर किसके थ्रू, चीफ सेक्रेटरी जो है ना, तो गवर्नर बेसिकली चीफ मिनिस्टर की तरह काम करता है प्रेसिडेंट रूल में। और जो भी अपने कानून बन रहे हैं स्टेट लेजिस्लेचर मतलब स्टेट लिस्ट के, तो वो पार्लियामेंट पास करेगा कानून, तो स्टेट लेजिस्लेचर के जो भी पावर्स हैं वो पार्लियामेंट में आ जाएंगे। वही सेम नेशनल इमरजेंसी में भी ये होता है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी में ये देखो कि स्टेट लेजिस्लेचर भी कानून पास कर सकता है, पार्लियामेंट भी, यहाँ पे सिर्फ पार्लियामेंट पास कर रहा है, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर को डिसॉल्व और सस्पेंड कर दिया गया है। अब हाई कोर्ट में भी चेंज होते हैं क्या, नहीं, हाई कोर्ट वैसा ही रहेगा जैसा है प्रेसिडेंट रूल में भी। अब जैसे हमने देखा था कि नेशनल इमरजेंसी में जब कोई कानून पास होता है पार्लियामेंट में और वो स्टेट लिस्ट में होता है तो 6 महीने तक चलता है, लेकिन प्रेसिडेंट रूल में जो भी कानून पास अगर पार्लियामेंट ने किया है स्टेट लिस्ट में, वो चलता रहेगा उस स्टेट के लिए, ठीक है, रुकेगा नहीं। वो जब रुकेगा जब स्टेट में कोई नई सरकार आ जाती है वो उस कानून को खत्म कर दे। अब बहुत सारे केसेस होते थे
प्रेसिडेंट रूल के कि भाई हमें पता है कि 100 के आसपास बार, 100 से ज़्यादा बार हमारा प्रेसिडेंट रूल लग चुका है प्रीवियस गवर्नमेंट में। तो एसआर बोमई जजमेंट आई थी हमारी 1994 में, उसके बाद 3 से 4 बार ही लगा है और उसमें भी जुडिशियल रिव्यू बहुत तकड़ा हुआ है। तो पहले फालतू फर्जी केसों में ये प्रेसिडेंट रूल लग जाता था क्योंकि प्रॉपर डिफाइंड नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया कि इम्प्रॉपर इम्पोजिशन कब होगा, कि माल एडमिनिस्ट्रेशन अगर स्टेट में है, कि अगर अच्छे से मतलब एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते प्रेसिडेंट रूल, सिर्फ ऑन द मतलब एप्रीहेंशन। फिर इंटरनल डिस्टरबेंस है, अगर इंटरनल सबवर्जन नहीं है कि डिस्टरबेंस के उस पर अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर फिजिकल ब्रेकडाउन हो गया दैट इज ए डिफरेंट थिंग, लेकिन इंटरनल सब डिस्टरबेंस पे नहीं कर सकते हो। और बिना वार्निंग दिए नहीं कर सकते हो, प्रायर वार्निंग देना जरूरी है, ठीक है। और अगर गवर्नर को जो है, अगर लेजिस्लेचर है स्टेट की, ठीक है, इलेक्शन हुआ है, तो और एक गवर्नमेंट ने लेट से रिजाइन कर दिया है, तो गवर्नर को पॉसिबिलिटी तलाशनी है दूसरी गवर्नमेंट बनाने की। अगर वो नहीं तलाश रहा है तो भी इनवैलिड है, तो भी वॉइड है। और जो स्टेट गवर्नमेंट रू है, मतलब स्टेट में अगर वो लोकसभा में उतनी सीट नहीं ला पाई, तो कई बार ये होता था कि उसे खत्म कर देते थे, मतलब प्रेसिडेंट रूल लगा देते, तो वो भी नहीं होगा। अब प्रॉपर इम्पोजिशन कब होगा, हाउंग असेंबली है, कि भाई कोई पार्टी मेजोरिटी में ही नहीं है, और जो पार्टी मेजोरिटी है उसने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने से डिक्लाइन कर दिया। और वही है कि स्टेट ने अपनी डायरेक्शन मानने से मना कर दिया, जो हमने 356 में, 365 में देखा था, वो भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हो, ठीक है, फिजिकल ब्रेकडाउन हो गया है, वो अलग। फिर आती है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी लास्ट। फाइनेंशियल इमरजेंसी भी अप्लाई होती है मतलब प्रेसिडेंट ऑर्डर से, लेकिन इसका अप्रूवल सिंपल मेजोरिटी से होगा और 2 महीने में होगा, 2 मंथ्स में, ठीक है। ये ही प्रेसिडेंट रूल की तरह है। अब इसमें ये देखो कि एक बार अप्रूव हो जाती है ना, तो बार बार इसको, मतलब जैसे 6 महीने नेशनल इमरजेंसी में थे, 6 महीने प्रेसिडेंट रूल में थे, तो इसमें इंडेफिनेटली चलती रहती है अंटिल इट इज रिवोक्ड। अब इसमें क्या था कि नेशनल इमरजेंसी में लोकसभा पास कर सकती है रिजोल्यूशन सिंपल मेजोरिटी से इसको डिसअप्रूव करने के लिए। प्रेसिडेंट रूल में सिर्फ प्रेसिडेंट उसको कह सकता है कि प्रेसिडेंट रूल नहीं चलेगा, या फिर जुडिशरी कह सकती है। और इसकी लिमिट है 3 साल की, और एक साल की, 3 साल की। 1 साल की जब है, और 3 साल की हमें पता है कब है, कि जब इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया कि हम नहीं करा सकते इलेक्शन और नेशनल इमरजेंसी चल रही है तब। वरना 1 साल लिमिट है, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी को कोई लिमिट नहीं है, 6 साल 10 साल चल सकती है, कोई इशू नहीं है। नो पार्लियामेंट्री अप्रूवल रिक्वायर्ड। और इसमें प्रेसिडेंट के पास क्या ताकत आएंगी कि सैलरी डिडक्शन कर देंगे हाई कोर्ट जज की, सुप्रीम कोर्ट जज की, तो बहुत सारी फाइनेंशियल पावर्स आ जाती हैं। और जो भी मनी बिल, फाइनेंशियल बिल होंगे स्टेट गवर्नमेंट के, वो प्रेसिडेंट रिजर्व करेगा, ठीक है। तो ये उसकी पावर्स हैं। तो अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी अप्लाई नहीं करी गई है। इवन 1991 में फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, लेकिन बट स्टिल वी हैव नॉट डन फाइनेंशियल, मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी हमने अप्लाई नहीं करी है। तो थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, तो बाय।